तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बहुत कुछ उगल रही है। वहाँ का ग्रुप चेयरमैन गिरफ्तार हो चुका है। फंडिंग के ट्रेल्स भी एनआईए को समझ आ रहे हैं। देखिए, जैसे-जैसे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, तो जानकारियाँ तो सामने आएँगी, वेरी ऑब्वियस। और लगभग 3 टन अमोनिया नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है। ये सारे हथियार वहाँ मिल रहे हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्यूनिशंस है। ये सब क्या हो रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में? मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी ऑफिशियल से। शिवम भाई, इनसे जानते हैं इनके पास क्या अपडेट है। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एंड जी धन्यवाद। दिस फ्लोर इज योर्स। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी वो संस्थान है जिसके बारे में हम शायद पहले दिन से बात कर रहे हैं। हम लगातार उस दिन से इसे एक्सपोज कर रहे हैं। इसके जो नेक है उसकी एक्रेडिटेशन से लेकर यूजीसी के एक्रेडिटेशन से लेकर किस तरीके से इसे मान्यता प्राप्त हुई है, नहीं हुई है, एनक्रोचमेंट हुआ है, और किस तरीके से कतर को फंडिंग हुई है। शायद मैं पहला था जिसने, मतलब आपके चैनल और एक और चैनल है और अपने चैनल के माध्यम से ये एक्सपोज किया था कि किस तरीके से न्यूज ने क्या कवर किया था, फॉरेन फंडिंग स्पेसिफिकली बताया गया था कि कतर की फंडिंग हो रही है। वहां से जो शुरू हुआ एक तरीके से खेल, अब वो खुलता जा रहा है। हुआ ये उसके बाद जो इसके मालिक है जावेद अहमद सिद्दीकी, उसकी गिरफ्तारी होती है। इसका भाई जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। एक पॉन्जी स्कीम वो चलाता है कि किस तरीके से 2 साल तक लोगों से वो पैसे वसूलता रहा। लगभग 40 लाख रुपए उसने वसूले, ये कहकर कि तुम्हें 20% रिटर्न दूंगा, और उसके बाद वो गायब हो जाता है और कई साल तक नहीं पकड़ा जाता। और जब ये अल फलाह का पूरा प्रकरण सामने आता है, एनआईए एक कॉल करती है और इंदौर पुलिस कुछ घंटों में उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगले की 3-3 बीवी हैं, खैर खर्चा ज्यादा होगा शायद, इसलिए वो 40-50 लाख रुपए लोगों से उगाई कर रहा होगा। लेकिन जो बड़ा, ये जो दूसरा भाई है जावेद अहमद, इसने तो अरबों रुपए की, जो कह सकते हैं एक तरीके से जो स्कीम फिट की या इस यूनिवर्सिटी में जिस तरह का घपला किया, वो अब सामने निकल कर आ रहा है। ईडी ने उसे डिटेन कर लिया है। वो पहले भी इन्वेस्टर्स के लगभग 7.5 करोड़ रुपए के गबन या मिसयूज के केस में तिहाड़ जा चुका है। अब खबर ये निकल कर आ रही है, जो एनएसी एनएएसी नेक का जो एक्रेडिटेशन है और यूजीसी का एक्रेडिटेशन है, वो कभी मिला ही नहीं। मतलब फर्जी क्लेम है कि हमारे पास यूजीसी भी है, ये है। हुड्डा साहब करा के क्या गए थे? हुड्डा साहब ने ऐसा क्या कराया? अभी यूजीसी तो मिली नहीं, अब खबर निकल के आ रही है। और दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है, ईडी अब उनके जो खाते हैं उनकी जांच कर रही है कि उनमें से क्या क्या निकल रहा है। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक जगह शो पे था, मैंने साफ कहा था कि सबसे पहले जो मनी ट्रेल है आपको वो तय करना पड़ेगा। आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं बुक्स को इधर उधर करने के। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी चलाता है, कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है, थोड़े बहुत बुक्स में हेरफेर होते हैं, टैक्स को बचाने के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना बड़ा संस्थान चलाते हैं तो कुछ को आप करते ही हैं। लेकिन क्या वो पैसा टेररिज्म में जाता है? नहीं। वो टैक्स बचाने में तो हो सकता है, लेकिन यहां उस पैसे को क्या टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि अल फलाह से अब भी कई डॉक्टर गायब हैं, कई लोग गायब हैं। अब ये सवाल तो उठेगा कि टेररिज्म में तो पैसा नहीं जा रहा। और जिस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडी कश्मीर के छात्र अपनाते हैं, तो यहां पर भी चेक किया जाना चाहिए कि क्या, मान लीजिए 20 लोग डॉक्टर हैं, 20 एडमिशन दिखा दिए, भैया 1 करोड़ रुपए पर आदमी से आया है कि 20 करोड़ रुपए साल के आते हैं। ये तय कीजिए कि वो जो 20 एडमिशन है वो जेन्युइन है या नहीं। ऐसा तो नहीं है छात्र के एडमिशन के नाम पर फीस जो आ रही है वो हवाला का पैसा तो रूट होके नहीं आ रहा, और उस पैसे को कहीं इसमें तो नहीं लगाया जा रहा आतंकवाद में। उस एंगल से भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जो पैसा आ रहा है वो पैसे की सोर्स क्या है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, डोनेशन आ रहा है तो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन से संस्थान भेज रहे हैं, एफसीआरए के कानून फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। भारत में जो उन्होंने, जो पैसा आया भारत से कहीं से आया वो चेक कीजिए। जिन लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा उसको क्या उन्होंने, उसका क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके रखा, ये चेक कीजिए। और सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, दर्जन भर कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों को पकड़िए। तो आप देखिए, अब ये मानकर चलिए एजेंसियां जिस व्यापक स्तर पर जांच कर रही हैं, हम जहां तक नहीं भी सोच सकते वहां तक वो ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। और अब ये मानकर चलिए कि जावेद साहब है ना, अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता। स्थिति ये खड़ी हो गई आपके सामने, क्योंकि अगर जावेद ये कह रहा है
मुझे नहीं पता था कि मेरे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है। देखिए, किसी के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एक आदमी हो सकता है कि ठीक है गलत है, उसे नहीं पता लगा होगा। कई सौ लोग काम करते हैं, कई सौ छात्र पढ़ते हैं, नहीं पता होगा। दर्जन दर्जनों दर्जन आपके यहाँ जो कमरे हैं हॉस्टल के, वो इस तरीके से हो गए हैं कि भैया वहां लोगों की एंट्री बैन हो गई और वहां से पूरा का पूरा तैयार हो रहा है। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर चोरी की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, हथियार पकड़े जा रहे हैं, एक्सप्लोजिव पकड़े जा रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के पास से। आपको नहीं पता? या तो आप हद दर्जे के बेवकूफ हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, धृतराष्ट्र हैं आप, या फिर आप इसमें इन्वॉल्व हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं, और दोनों में ही ये जावेद जो नाम है वो जिम्मेदार है, क्योंकि आपका काम है जानना कि मेरे इंस्टीट्यूशन में, मेरे चार दीवारी में क्या हो रहा है। मान लीजिए आपका घर है, आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, भैया वो कर क्या रहा है घर में, ये पता होना आपकी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही उसका होना जिम्मेदारी है। एक छोटी मोटी गलती अलग चीज है, और पूरा सिंडिकेट चल रहा है वो अलग चीज है। और जिस तरीके से अब ईडी जांच कर रही है, ईडी पकड़ रही है, हार्डवेयर जब अपडेट होगा तो सॉफ्टवेयर में से अपने आप सारी जो वो है ना, पूरा का पूरा प्रिंट आउट वो निकल के सामने आ जाएगा। ये आप निश्चित तौर पर मानिए जी, और आ चुका होगा। अब जिस तरीके से ये निकल कर आ रहा है, जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं, निश्चित तौर पर इससे कहीं ज्यादा ऑलरेडी एजेंसीज तक वो जानकारियां पहुंच चुकी हैं जी। शिवम जी, एक दिन हमने बात की थी कि 15 डॉक्टर्स वहां से लापता हैं, लेकिन अभी अभी मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो 10 लोग लापता हैं। अब ये लोग डॉक्टर हैं या कौन है? देखिए, बहुत लोग लापता होंगे, बहुत लोग पकड़े गए होंगे, आप लोग डर भी जाते हैं। लेकिन मैंने उस दिन भी आपको यही कहा था कि लोग डर भी जाते हैं। मान लीजिए हो जाता कि कहीं मेरा नाम फर्जी में ना आ जाए, उससे भी डर होता है, और हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व भी हों। तो वो सब चीजें हैं। देखिए, कहां जाएंगे, दुनिया बहुत छोटी है, भारत में एजेंसियां और भारत नोन व्यक्ति कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। आप कहां तक भागोगे, कब तक भागोगे? आपके परिवार जन तो यही है ना, आपका सब कुछ तो यही है, आप से शरीर ही तो भागे हैं, बाकी तो सब पीछे ही छोड़ के गए हैं ना। तो अगर इतने हाई प्रोफाइल मोटिवेटेड हैं आप, तो बात अलग है। भैया कोई उमर जैसा है कि बिल्कुल वो तैयार है होने के लिए, तो उनका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन एक आम व्यक्ति जो भागा है, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर आप वहां दबाएं तो यहां दबाइए, वहां आह निकलती है, और वो जो घर वापसी है ना, वो बड़ी जल्दी होती है जी। सही कहा आपने। और देखिए किस तरीके से दुबई, सऊदी अरेबिया, मालदीव, तुर्की, दुनिया भर से मतलब रेडिकलाइजेशन की जो है ना कोशिश की गई है। ये चीज बताती है कि किस तरीके से और कब से ये यूनिवर्सिटी में सब चीजें चल रही थी। और अब तो पड़ोस के देश से भी खबर आ रही है कि उन्होंने मतलब ये कबूल कर लिया है कि वहां की जो इन्वॉल्वमेंट है जी। देखिए, आपके ही चैनल पे मैंने बताया था, जो ये शाहीन नाम की महिला है, शाहीना जो भी इसका नाम है, ये 6 बार विदेश गई है। अब खबर ये आ रही है कि उसमें से 3 बार ऐसा है कि वो सऊदी अरब गई है, मालदीव्स गई है, 2013-14 के दौरान गई है। तो वहां क्या कनेक्शन है? क्या वहां कोई हैंडलर बैठा हुआ? तुर्की का तो कनेक्शन है, उकासा का नाम सामने आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या वहां पर कोई पैसे का रूट था? क्योंकि दुबई इजी एक टारगेट, एक मनी लॉन्ड्रिंग हब है दुनिया का। देखिए, 2 मनी लॉन्ड्रिंग या 3 मनी लॉन्ड्रिंग हब है आप दुनिया में मान सकते हैं, 4 माफ कीजिएगा। पहला न्यूयॉर्क, जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर उधर देखता है। दूसरा है लंदन, जो यूरोप वाला एरिया है। दूसरा है ये दुबई, जो भारत और ये साउथ एशिया को देखता है। और एक है सिंगापुर, जहां सिंगापुर और हांगकांग, जहां से चाइना और ये पूरा का पूरा एरिया डिफाइन होता है। ये 4 ऐसे हॉटस्पॉट हैं दुनिया में जहां से पैसा राउट होता है। तो इसलिए इसमें दुबई कनेक्शन निकल कर आ रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंज हुए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा वहां पर। तो वो चीजें वहां से निकल कर आ रही हैं। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया, मालदीव्स, इनका कनेक्शन निकल के आ रहा है। मालदीव्स में तो जो वहां का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति कौन है? मुइजू। उसकी पत्नी ही किस तरीके से ISIS वालों से जुड़ी हुई है, उसका परिवार जुड़ा हुआ है, सबको पता है। तो किस तरीके का रेडिकलाइजेशन मालदीव्स में हो सकता है, वो भी पता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि सऊदी घूमने गई थी तो वहां कुछ रेडिकलाइजेशन ही था, लेकिन वो एंगल भी पता होना चाहिए ना। कल को हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश है जहां से कार्यक्रम चल सकता है, कहां कहां नेटवर्क है। और सऊदी में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं,
भारत की पकड़ इतनी मजबूत है, किसी और देश की मैं गारंटी नहीं लेता, सऊदी से तो भारत जब चाहे चीजें निकलवा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता पलट होने से आरएनएडब्ल्यू ने बचवाया है। कुछ तो एहसान होंगे, कभी तो ऐसा होगा डोभाल साहब कहेंगे भैया मुझे छोटा सा फेवर चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जितने भी राज परिवार हैं मिडिल ईस्ट में, डोभाल साहब के उनसे पर्सनल संबंध हैं। ये इमरान खान की तरह नहीं गाड़ी चलाते हैं, उनकी डायरेक्ट बातचीत है, पर्सनल रेपो है। इसलिए आप देखिए इराक में, ईरान में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, भारत आसानी से सहजता के साथ लोगों को निकाल लेता है। खैर ऑफ द टॉपिक हो गए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर सऊदी अरेबिया या कोई ऐसा देश हुआ, वहां से छोटी मोटी डिटेल निकालना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल काम जी। शिवम भाई, दिल्ली के लाल किले के पास जो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं आतंकी हमला, इसमें अब पीओजे के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका स्वीकार की है और ये भी कह रहे हैं ये नेताजी कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर जो विस्फोट हुआ उनके देश का सीधा हाथ है। मतलब ये क्या? ये हाँ नहीं मैं बता देता हूँ क्या ये क्या है, फटे ढोल है। देखिए बजते बहुत हैं लेकिन इनके सुर लय ताल कुछ नहीं निकलता, वो स्थिति है इन लोगों के साथ। भाई साहब 2 दिन पहले तक प्राइम मिनिस्टर थे पीओजे के। प्राइम मिनिस्टर कहां जाता है, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होता है, चौधरी अनवर उल हक। भाई साहब ये कह रहे हैं, भाई साहब क्या जिहादी सुअर है, वो कह रहा है कि भैया देखिए मैं तो कहता था कि हमारे ऊपर ऐसा करोगे तो हम आपको जवाब देंगे, और जो ये लाल किले के अंदर हुआ है, ये लाल किले के पास जो घटना घटित हुई है, ये एक तरीके से वो एक्नॉलेज कर रहा है हमने कराई है, और भारत अब तक अपनी लाशें गिन रहा है। तो ये अनवर उल हक से मैं पूछ रहा हूं, ये मरकज के अंदर जब वो मिसाइल घुसी थी तो अब कितने लोग 72 के पास पहुंच गए थे, तो पहले उसकी जानकारी दे दीजिए, और अगली बार जब घुसेगी तो क्या गारंटी है कि दर्जनों में नहीं सैकड़ों में लोग फिर नहीं जाएंगे, जब तो छील कौवे बताते हो। भारत ने बताया, देखिए भारत की ये बात है, वो एक्नॉलेज करता है अपने जो लोग हैं, एक एक जान की कीमत है, वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ इतने मरे हैं तो इतने मरे हैं, वो छुपाता नहीं है, वो ये नहीं कहता कौवे उड़ गए और कबूतर उड़ गए और दरख्त टूट गए। अगर एक सिपाही भी लाइन ऑफ ड्यूटी में जाता है तो भारत कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान के 100 मार दिए तो उसे वो आंकड़ा 10 दिखाता है और छुपाता है पाकिस्तान, और उन 90 को ले जाकर फिर वो दिखाता है कि इन्हें तो बलोचियों ने उन्होंने मारे हैं। ये नंबर जो एडजस्ट करता है ना, ये नहीं होता भारत में। भारत ने बताया गालवान में हमारे कितने शहीद हुए, बताया। भारत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, वो भी बताया। आपकी तरह छुपाया नहीं कि टैंक के ऊपर 4 पत्ती रखी, ऊपर खड़ा हो गया और भैया ये आसिम मुनीर कौम का फकर है और ये कहना शुरू कर दिया, वो नहीं है हमारे। तो ये जिस तरह के ढोल हैं, ये पीओजे के वाले, ये साइऑप्स है। इसे मुनीर ने कहा होगा बोल, ताकि आम पब्लिक को चूर्ण बेच सके कि देखो हमने कराया। खुद तो जिम्मेदारी ली नहीं, खुद तो जो ओनस है वो लेने से बच गया, क्योंकि अगर वो बोलता तो भैया भारत कहता भैया देखो इसने कराया, हम तो पहले ही कह रहे थे। अब उसने कह भी दिया, वो भी कह देगा भाई ये तो नॉन एंटिटी है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, 2 दिन पहले तक था, अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पब्लिक को ये हो गया कि देखो हमने हिंदुओं के ऊपर हमला करा और हिंदुओं पे विजय पाई, पब्लिक को ये बेचने के लिए हो गया। तो ये अनवर उल हक जैसे लोग बोल सच ही रहे हैं, लेकिन किस मकसद से बोल रहे हैं वो समझिए। और ये इनका तो आसिम मुनीर ही एक तरीके से उसे क्या करना होता है वो छुपा नहीं पाता, पहले ही बता देता। पहले भी बताया था ना कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता, उसके बाद पहलगाम हुआ, इस बार कहा अटैक ईस्ट से होगा, बांग्लादेशी कनेक्शन निकल रहा है। भारत में भी एक नेताजी पहले बता देते हैं कहां चिंगारी लगने वाली है, मैं कौन से स्कीम पे काम करने वाला हूं, और दोनों एक ही जगह 250 रुपए वाली थाली खाते हैं जाके। ठीक है ना, एक राजनीतिक तौर पर भारत के लिए क्या कर रहा है और एक सामरिक तौर पर भारत के लिए क्या कर रहा है, दोनों में मुझे कनेक्शन तो नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो आप समझिए कहां से सब कुछ फिट हो रही है स्कीम्स, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लिया, बाकी जनता जनार्दन है, बड़ी समझदार है जी। लेकिन शिवम, ऐसा नहीं लग रहा कि जो हमारे दर्शक हैं वो कंफ्यूज होते होंगे? मतलब एक दिन एक कड़ी जुड़ती है बांग्लादेश से, एक दिन एक कड़ी जुड़ती है पाकिस्तान से, एक दिन एक कड़ी जुड़ती है टर्की से।
ये सारे नाले ना आके एक ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगते हैं। आप कोई कड़ी मत जोड़िए, ये सबको पता है भैया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबके रोल डिफाइंड थे कि भैया तुझे आदमी भेजना है, तुम्हें सेफ हाउस प्रोवाइड कराना है मुर्शिदाबाद के अंदर, वहां से इतना सामान आएगा, पैसा क्रिप्टो में आएगा, दुबई के थ्रू टर्की जाएगा, टर्की से भारत आएगा, पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद, एलटीटी सब कोऑर्डिनेट करेंगे, बांग्लादेश से लोग भारत में आएंगे, भारत के लोगों का इस्तेमाल होगा, कश्मीर का युवा है उसका इस्तेमाल होगा, फिर ये सारा कार्यक्रम किया जाएगा, भारत में ऑपरेशन D6 किया, कोई कड़ी नहीं जोड़नी। अब तो वो सब निकल निकल के आ रहे हैं कि जो सबको पता है कि कहां से कहां कनेक्शन है, बस बीच की जो कड़ियां हैं कि वो कनेक्शन कैसे है वो सामने आ रहा है। ये पता है कि ये स्विच दबाने से ना ये लाइट जलती है, बस ये देखना है कि वो वायरिंग किधर से जा रही है, इतना करना है। और वो एजेंसियां कर रही हैं और वो रोज सामने निकल के आ रही है। किसी का भाई फोन दबा देता है, कोई ब्रेजा गाड़ी खरीद रही है उसका फोटो खींच के डाल देती है, तो पता लग जाता है गाड़ी कहां से आई, पता लग जाता है कि कौन सा फोन कहां दबा हुआ है जब लोगों के हार्डवेयर अपडेट होते हैं। अब ये भी खबर निकल के आ रही है कि 19 और महिलाएं हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। तो किसी को तो कहीं दबाया होगा ना, तभी उसने कहा होगा कि 19 है, उसने क्यों नहीं कहा 20 है कि 21 है, तो तभी उसने कहा होगा ना। तो जो भी निकल के आ रहा है, अब देखिए जो ATS प्रयागराज है उसने कह दिया है कि जितने भी मदरसा हैं उनमें कौन छात्र पढ़ रहा है, कौन टीचर है, कौन मैनेजर है, सबकी कंप्लीट डिटेल चाहिए, नाम, एड्रेस, पिता का नाम, माता का नाम, प्रोफेशन, ये वो सब कुछ जन्म कुंडली चाहिए। और ये मानकर चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह होगा अगर ATS प्रयागराज ने कार्यक्रम कर दिया है तो भैया वो है ना, सबका नंबर आएगा। ठीक है, हमारा ही घर थोड़ी चला है, तुम्हारा भी इज्जत में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम मरेंगे भैया, तुमने जो कार्यक्रम किया वो तुम भी भुगतोगे। जी सही कह रहे हैं, सबका नंबर आएगा। NIA की जांच में एक मौलवी और एक और डॉक्टरों के गिरोह का खुलासा हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये मतलब ये सब पहले से ही इनके लिंक थे क्या? जिस तरीके से वहां हथियार मिल रहे हैं, 4 डॉक्टर, 12 भाग, छोड़ दीजिए, 2000 लोग ऑलरेडी कश्मीर में डिटेन्ड हैं। अभी ये एक मौलवी कहां, अब तो काउंटर अननोन गनमैन था उसका पहले करते थे, अब 20 मर गई जी, 21 मर गई जी, अब तो छोड़ ही दिया। अब 3 नाम याद हैं, शाहीन, उमर, मुजम्मिल। अब कोई याद ही नहीं है कौन कहां भाग गया, मतलब इतने लोग गिरफ्तारी में आ गए है ना। ये वाले भी आप अल फलाह यूनिवर्सिटी को क्यों भूल रहे हैं? वो तो सारी डेन है। अलिफ लैला यूनिवर्सिटी भी है। अब तो है ना, ये वाले भी कहते होंगे भैया वो लिया हो पहले लिस्ट, इतने सारे हो गए, किस किसको याद रखेंगे। शुरू के 5-4 दिन हफ्ते भर याद थे ये, क्योंकि इतना विशाल, इतने बड़े स्तर पर ऐसा लग रहा था पूरी फौज उतार दी है ग्राउंड के ऊपर। उस तरह की एक ग्रह युद्ध जैसी छेड़ने की मतलब रॉकेट और ड्रोन। अब सोचिए भारत को अपनी काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिनों से इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। पूरा रीराइट ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के दोबारा से लिखना है कि भैया अब ऐसा नहीं है कि कोई कहीं फटेगा, ये है कि ऊपर से भी कुछ आ सकता है। तो सब कुछ एक तरीके से इन लोगों ने क्या किया, आती ना सारी की सारी कढ़ाई उल्टी मार दी है, अब दोबारा से सब कुछ समेटना है, ये स्थिति हो गई। जी सही कह रहे हैं। अभी आज जो है शपथ हो जाएगी, उसके बाद मोदी जी फ्री हो जाएंगे, फिर देखें डोभाल साहब क्या करते हैं। आपने देखिए शपथ उपत क्या है, ये शपथ लेना, ये लेना, वो लेना, नीतीश कुमार एक्सपर्ट है, उसे सब पता है। देखिए अभी एक मैं मीम देख रहा था, नीतीश कुमार उसे तेजस्वी को कह रहे हैं भाई तू जितनी क्लास पास नहीं, जितनी बार तू क्लास पास नहीं करा उतनी बार तो मैं शपथ ले चुका हूं। तो अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को भी अब ये मोदी जी को बताना पड़ेगा कि भैया तुम, वो चलता रहेगा, ये छोटे मोटे काम है, ठीक है ना, उन्हें कुछ नहीं करना, वो ना ऑटो पायलट मोड में है। नीतीश ले लूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, सब मेरे पे छोड़ दो। अब मोदी जी देखिए जो चल रहा है, देखिए जो शांति है ना, जो अभी सरकार के तंत्र में शांति है, ये मुझे एक्साइट कर रही है। इतनी शांति क्यों, किस चीज की, क्या कर रहे हैं, वही तो वो शांति मुझे हमें एक्साइट कर रही है और दूसरों को डरा रही है। तभी तो कह रहा है वो यूनिस, अरे वो डोभाल साहब एक बार आ जाओ। कहाँ है डोभाल साहब, थोड़ा सा कहाँ है, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो अपने वाले को भेजा उसने, खलीलुर रहमान जो अमेरिकी सिटीजन है,
वो डोभाल साहब को जी। कह दे एक बार मिल लेंगे मुझसे, क्योंकि उसे ये डर है कि अब के तो गेट के बाहर गिरा था आम, गिरा था ना आम, जी। अभी वो गेट के अंदर से आ गया तो। और दूसरी चीज, आसिम मुनीर को भी डर है, ये जियाउल हक ने भी एक आम खाया था, आम की पेटी रखी थी उसके प्लेन में, कोई मुझे भी हैप्पी बर्थडे ना बोल दे, उसे भी डर है। तो ये सही शांति बात है ना, है। ये कई लोगों के मन में बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और क्योंकि पिटाई और पिटाई, और देखिए पिटाई से पहले का डर असली डर होता है। अब डर रहता है ना बच्चों को, शाम को पापा आएंगे। शुभम जी, आपने